नमस्कार, मैं आशुतोष आप सभी का डिकोड एग्जाम के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे ग्रामीण विकास से संबंधित पुराने प्रश्न पत्रों पे। राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 में जो हुई थी 13 नवंबर मॉर्निंग शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था, इससे पहले के वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। पार्ट 1 सामान्य ज्ञान का जो पेपर था उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं और इसी श्रृंखला में आज हम लोग ग्रामीण विकास के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले कि टॉपिक हम लोग शुरू करें, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो भी मित्र हमारे नए हैं, लेखपाल ओल्ड पेपर के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। इससे पहले चकबंदी लेखपाल के भी प्रश्न पत्रों पर चर्चा की गई है, काफ़ी व्यापक तरीके से उस पर चर्चा की गई है। आप उसको भी जा करके देख सकते हैं और ये आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। लेखपाल ओल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है डिकोड एग्जाम के इसी प्लेटफॉर्म पे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। ग्रामीण विकास से संबंधित प्रश्न। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व से प्रश्न है, तो 2011 की जनगणना को हमें ध्यान में रखना होगा। और प्रश्न दिया है कि उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार। ऑप्शन दिया है 829, 920, 620 और 720। इसका आंसर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। आंसर है ऑप्शन ए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व तो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। 829 व्यक्ति एक वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व तो है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं? उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था से सीधा प्रश्न है। प्रशासनिक जो विभाजन है उत्तर प्रदेश का, कि ये सिस्टम कैसे काम करता है, प्रशासनिक व्यवस्था को कितने अंगों में बांटा गया है। जिलों के साथ मंडल भी हैं, तो ये मंडल कितने हैं? ए 27, बी 32, सी 23, डी 18। इसको हम लोग देख लें। मुझे लगता है कि इसका आंसर आपके पास होगा। मैं 1 सेकंड के लिए रुकता हूं और हर बार की तरह इस बार भी आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर के अपने अपने कमेंट, अपने आंसर आप लोग बता सकते हैं। चलिए मैं इंतजार करता हूं आप सबका। जी वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। इसका आंसर अब हम लोग देखते हैं। चलिए आंसर है सी, कि उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कुल 18 प्रमुख मंडल है। कुल कितने प्रमुख मंडल हैं? 18 प्रमुख मंडल। 75 जिले और 18 मंडल, प्रमुख मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण के सिवाय, वृक्षारोपण है सिवाय, मतलब कि सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य तो वृक्षारोपण ही है, लेकिन वृक्षारोपण क्या का उद्देश्य सिवाय, यहाँ जो लग गया, यहाँ उद्देश्य क्रिएट कर रहा है। सिवाय फसल के लिए अनुपयुक्त सार्वजनिक भूमि पर, नगरीय औद्योगिक संपदाओं में, सड़कों एवं रेल पटरियों के साथ साथ निम्नीकृत वन आरक्षित क्षेत्रों में। ठीक है, निम्नीकृत वन आरक्षित क्षेत्रों में तो वृक्षारोपण होगा, सड़कों एवं रेल पटरियों के साथ साथ वृक्षारोपण होगा। तो ये तो ठीक हो गया, लेकिन अब ये जो दो हो गया कि फसल के लिए अनुपयुक्त सार्वजनिक जो भूमि है इसको छोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, इस पर भी होना चाहिए। तो अब एक ऑप्शन हमारे पास बचता है नगरीय औद्योगिक संपदाओं में। अब जो नगर के अंदर औद्योगिक संपदाएं हैं उस पर वृक्षारोपण कैसे होगा? तो आइए इसका सही ऑप्शन हम लोग देखते हैं। तो सही ऑप्शन है उत्तर बी, कि सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य नगरीय 3 सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जा सकता है। 3 सभी क्षेत्र जो अपने ऑप्शन में थे, वो 3 सभी क्षेत्र कौन कौन से थे? कि फसल के लिए अनुपयुक्त जमीन पर भी वृक्षारोपण होगा सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के हिसाब से। सड़कों और रेल पटरियों के साथ साथ भी वृक्षारोपण कार्यक्रम होगा सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अनुसार। निम्नीकृत वन आरक्षित भूमि पर भी, वन आरक्षित क्षेत्रों में भी सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अनुसार वृक्षारोपण होगा, लेकिन नगरीय औद्योगिक संपदाओं में यह कार्य नहीं होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में MGNIEGA शॉर्ट फॉर्म, पहले ये नरेगा था, बाद में मनरेगा हो गया, किस सन में प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है 2007, 2008, 2005 और 2006।
आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। आंसर है डी, 2 फरवरी 2006 को MGNREGA प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? पूरे भारत के जितने राज्य हैं उसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? चौथा, पांचवा, दूसरा या तीसरा? इसका साधारण सा आंसर आपके पास होना चाहिए, जहां तक मैं आपसे उम्मीद कर पा रहा हूं। कमेंट बॉक्स में आपके आंसर आ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू। देखिए इसका आंसर है, व्याख्या हम लोग देख लें। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का वर्तमान में चौथा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवी पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। एक चीज़ याद रखिए कि ये पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक जो पंचवर्षीय योजना थी ये कौन सी थी? नवी पंचवर्षीय योजना थी। ग्रामीण क्षेत्रों में BPL के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का क्या स्तर है? 1997 से 2002 तक जो पंचवर्षीय थी वो नवी पंचवर्षीय योजना थी, और इसी पंचवर्षीय योजना में BPL कार्ड धारकों के लिए वार्षिक इनकम का एक अनुमानित आय तय किया गया। और वो आय क्या थी कि आप उतना, उससे यदि कम पाते हैं तो आप BPL की कैटेगरी में हैं, या उतना पाते हैं तो आप BPL की कैटेगरी में हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। A 25,000, B 28,000, C 20,000 और D 18,000। इसका सही आंसर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। सही आंसर है इसका C, यानी कि BPL के लिए नवी पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 की जो पंचवर्षीय योजना, नवी पंचवर्षीय योजना थी, उसमें BPL के लिए जो आर्थिक आधार बनाया गया, उस आर्थिक आधार के अनुसार वार्षिक आय 20,000 रुपया होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में, भारत में नहीं, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ स्थित है? यहाँ कहाँ से आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ रेलवे का परिक्षेत्र दे दिया है। अलीगढ़ क्षेत्र, फतेहपुर क्षेत्र, मुगलसराय, वर्तमान में दीनदयाल नगर का क्षेत्र या कानपुर क्षेत्र। इन चारों में हम लोग सही आंसर देखने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि ऑप्शन से ही आपके पास आंसर आ गए होंगे। तो ऑप्शन C, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र मुगलसराय, दीनदयाल नगर। मुगलसराय अब हो सकता है दीनदयाल नगर हो, तो आप स्पष्ट रहें कि दीनदयाल नगर ही अब परीक्षा में आएगा। मुगलसराय हो सकता है कि कम आए, तो दीनदयाल नगर नाम बदल गया है मुगलसराय का, दीनदयाल नगर क्षेत्र में स्थित है। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1952, 1956, 1945 या 1947? ध्यान से देखिए, 1952, 1956, 1945, 1947। आइए इसका आंसर देखने की कोशिश करते हैं। तो आंसर C, उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम 1945 में पारित किया गया था। किस सन में पारित किया गया था? 1945 में। क्या पारित किया गया था? उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम 1945। नेक्स्ट, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मिड डे मील के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? यदि प्रश्न का ध्वनि मुद्रण स्पष्ट नहीं है तो ऑप्शन देखें, क्लियर हो जाएगा कि जो मिड डे मील में स्वच्छता, मिड डे मील के बनाने, परोसने में जो स्वच्छता की जांच होती है और उसको खाने में जो स्वच्छता का पैरामीटर है, इसकी आवृत्ति कितने दिन पर होनी चाहिए? क्या यह दैनिक चेक होना चाहिए, 3 महीने पर चेक होना चाहिए, साप्ताहिक होना चाहिए या 15 दिन पर पाक्षिक होना चाहिए? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल, दैनिक होना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर है, दैनिक होना चाहिए। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल दैनिक आवृत्ति पर करनी चाहिए, रोज इसकी जांच होनी चाहिए। नेक्स्ट, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? महिला सशक्तिकरण, आरक्षण की बात हो रही है, तो कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? A 33%, 50%, 10% और
20%। देखो भाई, अधिकारिता के मुद्दे पर युद्ध होता है ना। जब जब बात अधिकारिता की आती है तब तब युद्ध होता है। ठीक है, चलिए एक बार पुनः प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए। ऑप्शन ए 33%, ऑप्शन बी 50%, 50%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 20% या 20%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 33%, 33%। और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको कहा गया कि एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 33% पद आरक्षित होने चाहिए, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो। मध्य भारत में 1 बीघा हेक्टेयर के बराबर होता है। मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? ऑप्शन दिया है 0.2529 हेक्टेयर, 0.4425 हेक्टेयर, 0.2025 हेक्टेयर, 0.3058 हेक्टेयर। आइए इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ए, मध्य भारत में 1 बीघा कितने स्क्वायर मीटर के बराबर होता है? 2529.3 स्क्वायर मीटर के बराबर होता है। और चूंकि 1 हेक्टेयर का यह मान है, 1 हेक्टेयर में कितना ये होगा? 2.29 मीटर के बराबर होगा, अर्थात 1 हेक्टेयर बराबर ये मीटर का मान है। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन ए हमारा सही होगा। तो 1 बीघा 1 हेक्टेयर में कितना बीघा होगा? ये हमारा 1 बीघा इतने हेक्टेयर के बराबर होगा, 2529 हेक्टेयर के बराबर होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौन से शास्त्रीय नृत्य का रूप उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ? सीधा सा प्रश्न पूछने की कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, या उत्तर प्रदेश में किस शास्त्रीय नृत्य का विकास हुआ, या उत्तर प्रदेश में किस शास्त्रीय नृत्य का जन्म हुआ। तीनों प्रश्न का एक ही उत्तर है और ये सेम प्रश्न है, केवल ध्वनि मुद्रण इसका चेंज हो गया है, ध्वनि मुद्रण बदल गया है। ऑप्शन ए कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी घूमर, ऑप्शन सी कथक और ऑप्शन डी भरतनाट्यम। जानकार लोग, आप सभी लोग ऊर्जावान हैं, ऊर्जास्वित हैं और आपके पास इसका आंसर भी है। मुझे लगता है कि मुझे वेट करना चाहिए, आप लोग आंसर स्वयं देंगे। जी बिल्कुल, ऊर्जा से ओतप्रोत हैं आप लोग, ऊर्जा के स्रोत हैं आप लोग। इसका आंसर बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं, उत्तर सी। शास्त्रीय नृत्य रूप का उद्भव कौन सा? सी में ऑप्शन था कथक। अब बाकी नृत्यों को भी हम लोग देख लें, कथक उत्तर प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, घूमर राजस्थान। कथक उत्तर प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, घूमर राजस्थान। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? जमाबंदी एक शब्द है, पूछ रहा है कि जमाबंदी का अर्थ क्या है, क्या तात्पर्य है। कृषि का प्रलेख है, या मैपिंग सीट है, या भू अधिकारों के प्रलेख है, या पटवारी के नक्शे की कपड़े की कॉपी है। पटवारी जो नक्शा लेकर के चलता है, कपड़े वाला नक्शा लेकर के चलता है, वो लंबे समय तक उसके पास रहता है, तो वो नक्शे की कॉपी है, या भू अधिकारों के प्रलेख हैं, या मैपिंग सीट है, या कृषि प्रलेख है। तो आइए इसका आंसर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी, जमाबंदी ब्रिटिश काल में भू अधिकारों का प्रलेख होता था। जमाबंदी भू अधिकारों का एक प्रकार का प्रलेख है, और काल कौन सा? ब्रिटिश काल। ओके, SGSY का पूर्ण रूप है, SGSY का फुल फॉर्म क्या है? इसको क्या कहेंगे? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ग्राम जयंती ग्राम सड़क योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम सुरक्षा योजना, स्वर्ण जयंती ग्रामीण सेवा योजना। एक बार फिर से SGSY का फुल फॉर्म हम लोग देख लें, ऑप्शन हमारे सामने है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम सड़क योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम सुरक्षा योजना, स्वर्ण जयंती ग्रामीण सेवा योजना। आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा आंसर ए, SGSY का पूर्ण नाम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। नेक्स्ट, किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योग का केंद्र माना जाता है? अलीगढ़, आजमगढ़, मिर्जापुर या देवीपट्टनम?
कौन सा, इन चारों में से कौन सा मंडल है जिसको कि कालीन उद्योग में विश्व का उत्कृष्ट प्लेस घोषित किया गया या माना जाता है? आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर काफ़ी आसान है, इसका आंसर आपके पास होना भी चाहिए। सी यानी मिर्ज़ापुर विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र मिर्ज़ापुर है, जबकि अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? तालों के लिए प्रसिद्ध। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2002 में क्वेश्चन मार्क कहां तक पहुंचा? यदि 2001 में 898 था तो 2011 में, देखिए 2001 में भी जनगणना हुई थी, 2011 में भी जनगणना हुई थी। उसके आधार पर हमें लिंगानुपात की चर्चा करनी है। ऑप्शन ए 925, ऑप्शन बी 930, ऑप्शन सी 912, ऑप्शन डी 922। इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। सही आंसर है सी। सी क्या है कि उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 2001 में 898 से 2011 में 912 तक पहुंचा। 898 का तात्पर्य यह है कि 1000 पुरुषों के मुकाबले 898 महिलाएं थी। ये सिचुएशन 2001 में थी, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार 912 महिलाएं 1000 पुरुषों पर आती हैं। इसका मतलब कि लिंगानुपात हमारे उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में पाई जाती हैं? थोड़ा सा गौर से आप देखिएगा और यहाँ पर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों को उठा करके देखिएगा। जाहिर सी बात है कि जिसकी खेती ज़्यादा होगी, जहाँ रॉ मटेरियल मिल उद्योग इंडस्ट्री कैसे बैठाई जाती है, जहाँ रॉ मटेरियल मिलने की संभावना ज़्यादा हो, उत्पादों का खपत ज़्यादा हो, वहीं पर। तो चावल, इस्पात बेलनी, कपड़ा या चीनी, ये 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। जरा गेस करिए कि किसकी मिलें सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में बनाई जा सकती हैं या पाई जाती हैं। ओके, अब इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। आंसर क्या है इसका कि आंसर डी, उत्तर प्रदेश में चीनी मिल सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में अपेक्षाकृत अन्य मिलों की अपेक्षा चीनी मिलों की संख्या सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यहाँ विराम है? ये प्रश्न का एक भाग। निम्नलिखित, ये चारों में से कौन सा एक राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? मतलब इन चारों में से कोई एक ऐसा है जो उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में काम करता है। वो कौन? चंदौली जिला न्यायालय या पीलीभीत जिला न्यायालय, बांदा जिला न्यायालय या इटावा जिला न्यायालय? कौन सा है जो राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? उत्तर हम लोग देखेंगे, उत्तर डी। डी में क्या ऑप्शन रहा कि उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ जिला न्यायिक सेवा के रूप में कार्यरत इटावा जिला न्यायालय, और एक जिला न्यायालय और है, वो कौन सा है? कानपुर देहात जिला न्यायालय। ये 2 जिला न्यायालय ऐसे हैं जो अधीनस्थ न्यायालय के रूप में कार्य करते हैं न्यायिक सेवा के क्षेत्र में। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? ग्राम विकास से संबंधित चीज़ें हैं और हम लोगों को ये जानना चाहिए। अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था, और कौन कौन से अधिकारियों का नाम दिया है? राज्यपाल, लिपिक, लेखपाल और काजी। देखिए यहाँ हम लोगों को स्पष्ट करना पड़ेगा। इसका आंसर है आंसर सी यानी कि लेखपाल, लेकिन आयोग ने इसे काजी बताया है, जबकि इसका सही आंसर लेखपाल होना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? ऑप्शन दिया है 62, 29, 40 और 31। आइए इसका आंसर हम लोग लेते हैं। आंसर है इसका डी कि उत्तर प्रदेश से लोकसभा में 80 सीट और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। इस प्रकार आज हम लोगों
ने ग्राम विकास के प्रश्न पत्र पर भी चर्चा की। आगे हम लोग फिर बात करेंगे इवनिंग शिफ्ट वाले क्वेश्चन पेपर पे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।